सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा मौजू है तालीम अमन बतरीक़ अमन, और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर अफशां उमा जिनका ताल्लुक़ अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्लानिंग शोबे की सरबराह है, हमारे दरमियान मौजूद है और इस मौजू पर हमें मुस्तफ़ीद करेंगे। हमारा तरीक़ेकार ये है, काइंडली अपने मोबाइल बंद कर जो है साइलेंट मोड पे रखिएगा। जब जिस वक्त लेक्चर हो रहा हो तो उस वक्त सवाल नहीं होगा, जब लेक्चर ख़त्म होगा तो उसके बाद बारी बारी जो है सवाल की इजाज़त, सवाल जवाब की इजाज़त होगी। तो मैं चूँकि आप मित्र के और मेहमान के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर गुलशन रफ़ीक साहब कर रही हैं, तो वो भी शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। तो आज हम अहले इल्म, अहले दानिश के साथ बैठे हुए हैं और आप लोग भी सारे इल्म दोस्त और अहले इल्म हैं। तो आज का मौजू भी इंतहाई अहम है, तो कोशिश करेंगे कि इस मौजू पे जब डॉक्टर साहब बात करें तो फिर हम सब शरीक हों। तो मैं दावत देता हूँ डॉक्टर अफशां उमा साहब को कि वो अपने ख्यालात करें। और 1998 से मैंने अपने इस तालीमी सफ़र का तालीम में काम का आगाज़ किया। तो टू कट इट शॉर्ट, 2014 में मैं अपनी PhD करके मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से वापस पाकिस्तान आई थी, और मेरा जो PhD का मेजर फोकस था वो था इंक्लूजन ऑफ लोकल वॉइसेस इन करिकुलम एंड पॉलिसी। और मैं थोड़ा ऊंचा बोलूँगी? अच्छा, ओके, अच्छा। तो मैं हूँ भी एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप के डिपार्टमेंट से। 2014 से लेके 2023 तक तकरीबन 9 साल मैं करिकुलम प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग पर क्रिटिक करती रही हूँ, और मेरा मेजर पैराडाइम भी क्रिटिकल पैराडाइम रहा। उसमें मैंने दो, मुझे लगता है कि जो मेरी कामयाब कोशिशें हैं वो ये रही कि एक तो पाकिस्तान में टीचर्स एजुकेशन में पहली दफ़ा मैं एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवा पाई, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, जिसमें इब्तदा में मुझे कहा गया कि आपको किसने कहा कि हमें इस कोर्स की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि जी आपने मुझे भेजा था PhD करने के लिए खुद इस यूनिवर्सिटी ने, इसलिए मुझे लगा कि आपको ज़रूरत है। एनीवे, वो 2-3 साल की काविश में वो कोर्स ना सिर्फ ये कि मेरी यूनिवर्सिटी में, अब अक्रॉस पाकिस्तान जहाँ भी टीचर्स एजुकेशन B.Ed प्रोग्राम मुख्तलिफ उसमें तरतीब में चल रहा है, उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक कोर्स में शामिल कर पाई। दूसरी चीज़ ये कर रही थी अपने PhD स्टूडेंट्स के साथ मिलके कि हम करिकुलम का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे थे कि वो किस तरह से मार्जिनलाइज कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, या किस तरह से किसी भी किस्म की एक्सट्रीमिज़म को, किसी भी तरह के मुनाफरत को बढ़ा रहा है, अगर ऐसा कुछ है। तो फर्स्ट गो में हमने करिकुलम का दिया, पंचा किया और उसमें से निकाला। सेकंड स्टेज में हमने क्योंकि हमें इस काविश के दौरान पता चला कि यूनेस्को ने 2006 के करिकुलम में बाकायदा पीस बिल्डिंग का एक फ्रेमवर्क दिया, और कोशिश ये की गई थी कि हमारे करिकुलम में मुख्तलिफ स्टेजेस का जो करिकुलम है, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसमें करिकुलम का पीस का मैसेज इन्फ्यूज़ किया जाए। जब कोई अच्छी बात करनी होती है तो हम इन्फ्यूज़ करते हैं, और जब कोई खौफनाक बात करनी होती है तो हम उस पर पूरा चैप्टर लिखते हैं। ये दो अप्रोचेज़ होती हैं करिकुलम में, एक होता है यूनिट अप्रोच और एक होता है इन्फ्यूजन अप्रोच, कि जो भी चैप्टर लिखा जा रहा है उसमें कहीं कहीं ये मैसेज दे दिया जाए।
जब मैं अपनी पीएचडी की स्टूडेंट, जो कि माशाल्लाह खुद डॉक्टर महरीन पीएचडी कंप्लीट कर चुकी हैं, जब हम इस पे काम कर रहे थे तो पता ये चला कि इंग्लिश, उर्दू, सोशल स्टडीज़, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो पीस का मैसेज इन्फ्यूज़ किया गया। बाकी भी हमने कंटेंट एनालिसिस की, उसमें कोई ख़ास मैसेज नहीं था। कहीं बहुत बना के अगर हम कहें कि हाँ ये पीस बिल्ड हो जाएगा इससे, इस कंटेंट से, तो हम कह सकते हैं। जब हमने टीचर्स का एक असेसमेंट किया कि अच्छा टीचर्स की परसेप्शन क्या है अपनी पीस की, और ये जो जगह जगह मैसेज इन्फ्यूज़ हुआ है, क्या ये इसको क्लासरूम में अनपैक करते हैं? तो वो हमारा एजुकेशन 313 एक बड़ा फेमस जर्नल है टेलर एंड फ्रांसिस का, उसमें पब्लिश हुआ कि टीचर्स की क्या कंडीशन। टीचर्स हैड नो आइडिया कि ये पीस का मैसेज इन्फ्यूज़ हुआ है, क्योंकि वो तो कैप्सूल में बंद हुआ है, दे नेवर न्यू। और उन्होंने कहा कि हम तो अगर ये चैप्टर है बागबानी का, तो बागबानी का चैप्टर है, हम पढ़ा देते हैं और उसी तरह पढ़ा देते हैं, तो दे नेवर न्यू। और उनका अपना जो पीस का कॉन्सेप्ट था, वो ऑब्वियसली अगर मैं अभी आपसे भी एक क्विक राउंड करूं, तो हम सब अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ पीस दे देंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ये दिक्कत नहीं होती कि हम इसको डिस्क्राइब ना कर पाएँ। हर शख्स किसी ना किसी तौर इसको डिस्क्राइब कर लेता है, तो टीचर्स ने भी कर लिया। आफ्टर दैट मुझे लगा कि क्रिटिकल पेडागॉजी एक और चीज़ मैं यहाँ शामिल कर दूँ, जो मैंने डिज़ाइन की थी खुद, वो की थी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और अंडर ग्रेड के लिए, कि बच्चे टीन एज से आगे आ चुके हैं या 16 ईयर्स ऑनवर्ड कह लें, इन बच्चों को क्रिटिकल पेडागॉजी में, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें कैसे सिखाएंगे। जब हम उसकी पायलटिंग कर रहे थे या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लासरूम्स में, तो 2 एलिमेंट मेरे सामने बहुत बड़े आ रहे थे। एक था फियर का, एक ख़ास जगह तक बात करके फिर वो इसम ज़मीर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर वो उससे आगे खुल के बात नहीं करते। और दूसरा था एग्रेशन का, कि जैसे ही कोई ऑपोजिट ओपिनियन आता है क्लासरूम के अंदर भी, तो एकदम एग्रेसिव होना शुरू होता है और तो हम नहीं सुन रहे, और अगर टीचर कोई बात बीच में करना चाहता है तो भी वो बड़ा खौफ में और बड़ा सेंसर करता है, अपनी बात फिल्टर करता है और फिर बात करता है। तो ये फाइंडिंग्स थी जब मैं क्रिटिकल पेडागॉजी को, इट इज़ कॉल्ड 360 डिग्रीज POV, जो मैंने डिज़ाइन किया। 360 डिग्रीज POV का मतलब है 360 डिग्री यानी कंप्लीट सर्कल, POV इज पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम क्लासरूम में 360 डिग्री POV पे जाया करें। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही नज़रिए पे खड़े हों और ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही बात पे हाँ। तो ये करते हुए आई डेवलप माई रिसर्च क्वेश्चन एंड असम्पशन फॉर माई पोस्ट डॉक्टोरल स्टडी, जिसमें मैं 2024 जनवरी से 2025 जनवरी तक इन्वॉल्व रही। तो अब मैंने थोड़ा सा डाइवर्जन लिया, क्योंकि करिकुलम से मैं क्रिटिकल पेडागॉजी पे आ चुकी थी। तो अब मैंने सोचा कि ये जो करिकुलम है, जब ये सिंगल नेशनल हो गया है और सिंगल नेशनल के दौरान जो कुछ हमने कर डाला है, तो हम पहले से भी शायद 3 कदम पीछे गए, क्योंकि अब हम सिंगल और सिंगुलैरिटी और सिंगल पर्सपेक्टिव में मज़ीद बिलीव करवाने की और करने की कोशिश करें। हो नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश करें। मेरी कुछ साथियों ने, क्योंकि जहाँ आप ऐसा कोई शख्स मौजूद होते हैं उसके जरासीम फैलते हैं, ऐसा नहीं होता कि जरासीम नहीं फैलते। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हम ये जो 2020 और 21 का करिकुलम है, इसका एनालिसिस करने लगे। मैंने कहा वो आप करें, मैं करिकुलम से थोड़ा हट के पेडागॉजी में जा रही हूँ कि कंटेंट कुछ भी हो, करिकुलम में कुछ भी रख दिया जाए, क्या हम इससे बियॉन्ड पीस बिल्डिंग कर सकते हैं। तो आज का जो मौजू आपने सुना है, ये किताब एक्चुअली आइंदा इंशाल्लाह 3 हफ्ते के अंदर आने वाली है। तालीम अमन
बतरीके हम, यानी कंटेंट नहीं, हम अपनी मेथडोलॉजीज, स्ट्रैटेजीज, ये चीज़ें बदलेंगे तो हम पीस बिल्डिंग का हिस्सा बनेंगे। अब जो पीस बिल्डिंग है, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको एकेडमिक लिटरेचर की तरफ लेके जाऊँ। आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी वाकिफ़ हों गाल्टुंग के नाम से। गाल्टुंग वॉज अ नॉर्वेजियन स्कॉलर। मैं 2024 मार्च में पहुंची कैलिफोर्निया, फरवरी में उनकी डेथ हो गई, वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे फेस टू फेस मिलूँगी। ही हैज़ डन अमेजिंग वर्क इन पीस फिनोमेना। ही वॉज द पर्सन जिसने UN की पीस की डेफिनेशन बदली है। उससे पहले तक जब हमें लिटरेचर मिलता है तो पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर या एब्सेंस ऑफ वायलेंस। तो गाल्टुंग ने इसके बियॉन्ड जाके 3 जगहों पे कहा कि पहले हम वायलेंस को अनपैक करें, तो फिर हमें पता चलेगा कि पीस की कॉम्प्रिहेंसिव शक्ल क्या होती है। एंड ही गेव 3 एक ट्रायंगुलर फिगर, अगर आप गाल्टुंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी, जिसमें एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, जैसे ये पानी की एक सतह है और ये वाली टिप आपको ऊपर नज़र आ रही है, विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस का मतलब है कि एक भाई बहन को मारता है। डायरेक्ट वायलेंस का मतलब है कि मियाँ बीवी का बाकायदा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डायरेक्ट वायलेंस का मतलब है कि एक गिरोह दूसरे गिरोह पे चढ़ दौड़ता है। डायरेक्ट वायलेंस का मतलब है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करे। सो ऑल ऑफ दीज आर एविडेंसेस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस, जिसको देखते सुनते समझते ही पता चल जाता है वायलेंस। तो ये तो डायरेक्ट वायलेंस है। उसने कहा कि आप पीस बिल्डिंग भी यहाँ कर रहे हैं, जबकि वो ऊपर की सतह से ज़रा नीचे जाएं तो 2 और चीज़ें मौजूद हैं। वन इज़ कॉल्ड कल्चरल वायलेंस, सोशल एंड कल्चरल वायलेंस, एंड द अदर वन इज स्ट्रक्चरल वायलेंस। अब जब मैं पहली एग्जांपल दी तो किसी को फौरी तौर पे अचानक याद है कि मैंने क्या दी, डायरेक्ट वायलेंस की। जब कौन किसको मारता है, बहन भाई को नहीं मार रही थी, भाई बहन को मार रहा था सर। अच्छा, पहली एग्जांपल में मैंने कॉन्शियसली, आप बीती बताया नहीं। हो सकता है मैं भी आप बीती बता रही हूँ ना कि भाई बहन को मारे। अच्छा, तो पहली एग्जांपल में मैंने कॉन्शियसली ये बोला कि ये डायरेक्ट वायलेंस है जब भाई बहन को मारता है, या वालिदैन बच्चों को मारता है, या मियाँ बीवी का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। उसमें मैंने नतारा नहीं किया कि कौन किसको मारता है। अच्छा, ओके, अब हम वापस आते हैं, पहली एग्जांपल उठाते हैं जो मैंने कॉन्शियसली बोली, दैट वाज भाई बहन को मार रहा है। तो गाल्टुंग की थ्योरी में ये सिर्फ भाई बहन को नहीं मार रहा है, ये कल्चरल रूट है जिसने एक को इतना एम्पावर किया है कि वो दूसरे को मार रहा है। तो ये सोशल कल्चरल वायलेंस है बड़े लेवल का, जो आपको यहाँ छोटी सी एग्जांपल में दिखाई देता है। तो आप यहाँ पीस बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो डीप रूटेड है सोशल कल्चरल वायलेंस। और वो जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने पाकिस्तान में बहुत ट्रैवल किया है, जहाँ जहाँ तक जा सकती हूँ चली जाती हूँ। जहाँ आगे वर्दी वाले खड़े होकर मुझे रोक देते हैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, वापस आ जाती हूँ। लेकिन जहाँ तक नहीं रोकते वहाँ तक चली जाती हूँ। सिंध वालों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नगर पार्कर तक जाने दिया। तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे समझ आ रहा था, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम सवात। जब मैं सवात गई तो वहाँ पर, आप में से भी कोई सवात गए, वालिया सवात के बारे में आपने सुना भी होगा, बड़े अच्छे आदमी थे, उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें जैसे ही आप वहाँ जाते हैं आपको बताई जाती। तो मैं बड़ी खुश थी उनके बारे में सुन के, और मैं बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन रही थी।
कि वो ऐसे थे और वो ऐसे करते थे और वो ज्यादती नहीं होने देते थे। यहाँ तक मैं बड़ी खुश थी। मैंने वो वाइट पैलेस भी देखा और फिर एक शख्स ने मुझे बातें करते करते, आई डोंट नो ये सच था या नहीं था, लेकिन उसकी मिसाल ये थी देते देते कि वो बड़ी बारोब शख्सियत थे, राह चलते पाँव के नीचे चूजा कुचल देते थे। हाँ, तो मुझे ना कल्चरल वायलेंस सुनाई दिया कि हम इसको बड़ी बारोब शख्सियत कह रहे हैं और हम इसको बड़ा जबरदस्त आदमी कह रहे हैं। तो ये तो फिर हमारे कल्चर में डिफाइन ही कुछ ऐसा हो गया है। थोड़ा अर्सा पहले किसी ने कहा अफशा यूनिवर्सिटी में, अफशा यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करती है। ऐसा कोई लेबल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल बारोब नहीं होना चाहती इन मीनिंग्स में। तो ये सोशल कल्चरल वायलेंस है जिसको हमने बढ़ावा दिया नस्लों में। एंड देन कम स्ट्रक्चरल वायलेंस, जिसमें जब सिविलाइजेशंस डेवलप हुए और जब अल्लाह भला करे हम गवर्नेंस के और उसके स्ट्रक्चर्स बना रहे, तो हमने बिल्कुल इसी पावर एंड पोजीशन को उठा के स्ट्रक्चर्स में रख लिया और फिर पोजीशन डिफाइन हुई कि हु इज अथॉरिटी ओवर हूम एंड हु हैज टू सबमिट टू हूम। मुझे आज भी बहुत से लेटर्स के नीचे लिखना पड़ता है सबमिटेड प्लीज। तो ये स्ट्रक्चरल है और फिर उसको हक हासिल हो गया किस चीज़ का भला, मुझे सजा दे जो पोजीशन में उतरे। तो ये पूरा पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसको हम निज़ाम कहते हैं, ये भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल वायलेंस कैरी किया है। मेरे पास अथॉरिटी आ गई है, आपके पास अभी नहीं है और मैं अपने होते हुए आने भी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मैनिपुलेट करना है, मैंने अपनी पावर इम्पोज की। तो गैल्टुंग ने इन दो को, यानी सोशल वायलेंस को और स्ट्रक्चरल वायलेंस को भी एड्रेस किया। देन जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं गैल्टुंग की थ्योरी को लेकर, तो हम कहते हैं कि अच्छा फिर तो कुछ करना ही बड़ा मुश्किल काम है, फिर तो ये बड़ी डीप रूटेड चीज़ें हैं, फिर इनका क्या ही किया जाएगा और हम पीस बिल्डिंग क्या ही करेंगे। फिर गैल्टुंग हमें एक उम्मीद की किरण देते हैं, जिसमें उन्होंने पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग को अलग किया। सो पीस मेकिंग इज व्हाइल द वॉर इज गोइंग ऑन, उस वक्त जो प्रोसेस किया जाएगा, जो मनाया जाएगा, वो चाहे तो कोई गैर मुल्की हमें मना ले या चाहे हम खुद अपने आप मना, लेकिन वो जो होगा वो पीस मेकिंग होगा, जो कि उस सरफेस लेवल पे होगा। फिर दूसरा लेवल होगा पीस कीपिंग, कि टाइम हुआ है, इसको रखा जाए, इसको मेंटेन किया जाए। और तीसरे लेवल पे होगा पीस बिल्डिंग। तो पीस बिल्डिंग में काम होगा सोशल एंड कल्चरल लेवल, स्ट्रक्चरल पे भी, लेकिन मेनली सोशल एंड कल्चरल। तो यहाँ जाके मेरे जैसे लोगों को लगा कि अच्छा हमारे करने का कुछ काम बाकी है और हम शायद कुछ फर्क कर पाएंगे। तो एक असम्पशन ये थी जो गैल्टन की थ्योरी से आ रही थी, और एक असम्पशन ये थी कि मेरी बैकग्राउंड है अप्लाइड साइकोलॉजी और मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बड़ी डिटेल्स से एनालिसिस भी किए, पढ़ा भी लोकल सिनेरियोज में। I had almost 40 stories from my travels, जो मुझे किसी ड्राइवर ने, किसी माली ने, किसी घर में खातून काम कर रही है उसने, किसी ढाबे पे एक टीनेजर बच्चे ने चाय सर्व कर रहा है, उन्होंने सुना रखी थी मेरे ट्रैवलिंग के दौरान। इन 40 स्टोरीज़ को मैंने इस लेंस से एनालाइज किया कि व्हाट हैपन्स with the children in Pakistan before the age of 30। 13 साल से पहले का उनकी कहानी का जो हिस्सा है वो क्या है।
और उसमें उनके साथ क्या होता है। और फिर इसको अभी मैं एक इंडोनेशियन जर्नल में दे चुकी हूँ। इसको जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का लेंस है, एक थेरी है, उससे मैंने स्टडी करना शुरू किया कि पाकिस्तान में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहाँ हैं, कैसे हैं, किस शक्ल में। तो मेरी जो अजम्पशन थी वो ट्रू साबित हुई कि ये जो मैं हायर सेकेंडरी क्लासरूम में जैसे ही क्रिटिकल पेडागॉजी में जाती हूँ और बच्चे लड़ने मरने को दौड़ते हैं या एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते या गुस्सा हो जाते हैं, ये टीनेज से पहले क्या एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो वो तमाम सोशल कल्चरल वायलेंस एब्जॉर्ब कर चुके हैं। और फिर उसकी जब हम कैटेगराइजेशन जो इंटरनेशनली है वो सिर्फ दो है, डायरेक्ट वायलेंस, इनडायरेक्ट वायलेंस, जो चाइल्डहुड एडवर्स एक्सपीरियंस। उसकी मैंने 4 कैटेगरीज दी अपनी रिसर्च के दौरान। डायरेक्ट पर्सनल, डायरेक्ट सोशल, इनडायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट सोशल। जिसको हम डायरेक्ट कह रहे हैं वो है बच्चे को हर्ट किया जाए बाकायदा, या बच्चे पर उसका इफेक्ट डायरेक्टली आता है, बच्चा इंटरेक्ट कर रहा हो। और इनडायरेक्ट ये है कि आसपास किसी पर वायलेंस हो रहा है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। सो दिस इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और पर्सनल ये है कि मैं ही शिकार हूँ इसका, मैं बच्चा यानी। और डायरेक्ट सोशल ये है कि मैं मौजूद हूँ, किसी और को थप्पड़ मार के मुझे भी डरा दिया। तो ये डायरेक्ट ही है, ये इनडायरेक्ट नहीं है। मेरे सामने जानबूझ के दूसरे बच्चे को पनिश किया गया है या कुछ नहीं। और ये वो स्टोरीज थी जिसमें वो बच्चे स्कूलों को छोड़ के भागे। मैंने कहा कि तुम्हें मार पड़ती थी, उसने कहा नहीं, रोज़ मेरे साथी को पड़ती थी और किसी भी दिन मेरी बारी आनी। तो ये सिर्फ एक मैंने ग्राउंड सेट किया ये बताने के लिए कि यहाँ तक पहुँच के देन आई वेंट बैक टू एजुकेशन थेरीज। अच्छा, कल तुम ये कह रहे हैं सोशल स्ट्रक्चरल वायलेंस मौजूद है और बच्चों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इंडिविजुअल को या ग्रोह की सूरत में हर्ट कर रहा है। चाइल्ड लेबर हो रही है, डायरेक्ट वायलेंस। बच्चे की का जिस्म, बच्चे की जहन की हालत अभी किसी भी तरह से ऐसी नहीं है कि उससे इस तरह की लेबर ली जाए, इस तरह का, वो भी डायरेक्ट वायलेंस है। तो बहुत सारी मैंने आई आइडेंटिफाइड 21 एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। दुनिया में इस वक्त जो लिस्ट है मौजूद है, आप जब भी ऑनलाइन देखेंगे तो वो 10 है। लेकिन मी एंड माय प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, हम तीनों मिल के देखते थे जब मैं हर स्टोरी को एनालाइज करके उसमें से थीम्स बिल्ड कर रही थी। तो वी आइडेंटिफाइड 21 इन पाकिस्तान। अब जब ये तमाम सूरत हाल मौजूद है और फिर हम वायलेंट एक्सट्रीमिज़म भी देखते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस भी देखते हैं, हम ग्रोहों का आपस में तसादुम भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वाज द क्वेश्चन। जिसमें मैं बिल्कुल इसको ख़त्म करती हूँ ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें हमने मैंने एक्चुअली आखिरी, आपके पास आधा घंटा और है, बोलती रहूँ? नहीं, मैं बातें करना चाहती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती। अच्छा है टॉपिक, मैं बोलना नहीं, बातें करना चाह रही हूँ। तो मैं बोलना बंद करूँगी, फिर हम बातें शुरू करेंगे तो और डिटेल्स आ जाए। अच्छा, जो आखिरी 4 से 6 माह थे मेरी पोस्ट डॉक रिसर्च की, ये पहले 6 माह में मैं ये एनालिसिस करी थी, ये ऑलरेडी स्टोरीज मेरे पास थी और थेरीज। और आखिरी 6 माह में मैंने एक किताब की शक्ल में बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। एंड माय प्रोफेसर वाज आल्सो एग्रीइंग कि इस पर कोई थीसिस लिखने की बजाय इट वुड बी गुड कि अगर तुम इस तरह से इसको चैप्टर वाइज बनाती जाओ। और मुझे भी अब लगता है कि बड़ा अच्छा हो गया। तो हमने इसको लिखना शुरू किया और फिर लिखते लिखते आई वेंट बैक टू एजुकेशन थेरीज। अब एजुकेशन की थेरीज क्या हेल्प कर सकेंगी मुझे इस तमाम वायलेंट एनवायरनमेंट में कि जब बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में हो, अभी 13 साल का ना हुआ हो, अगेन 3 to 13, तो मैं ऐसा क्या तरीका बनाऊं, कौन सी पेडागॉजी डिज़ाइन करूं कि मैं
एक कोशिश और कर डालूं, जैसे मैंने क्रिटिकल पेडागॉजी में की थी, मैं यहाँ एक कोशिश कर डालूं कि बच्चे की पर्सनालिटी में पीस बिल्डिंग ग्रूम, जबकि वो ये तमाम चीज़ें देख रहा है। तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट अगेन a person that I have met in books many times, and her name is Maria Montessori. मारिया मॉन्टेसरी, जिस तरह हमें पाकिस्तान में उनके बारे में पढ़ाया गया तो हमें लगा कि उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए प्ले वे मेथड दे दिया है, एंड दैट्स इट, इतना ही पता है। और फिर उस प्ले वे मेथड पे मुख्तलिफ टॉयज़ बने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनी हैं जो स्कूलों में पहुँचाई गई हैं, और उसको मॉन्टेसरी मेथड कहते हैं। तो जब सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के मेरी मारिया मॉन्टेसरी से दोबारा मुलाकात हुई, उनकी किताबों में और उनके टेक्स्ट में और उनके ओरिजिनल टेक्स्ट जो पढ़े में हैं उनके पास, तो पता ये चला कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो बच्चों में पीस बिल्डिंग की कोशिश की करें। वो सिंपली एक प्ले वे मेथड नहीं दे रहे, उनकी फ़िलॉसफी को अगर पढ़ें और उनकी थेरी को अगर पढ़ें तो इट वॉज रेजोनेटिंग अ लॉट विद व्हाट माय नेक्स्ट जनरेशन इज़ गोइंग थ्रू और करंट जनरेशन। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें उनसे बोरो की, उनकी थेरी में से कुछ, जॉन डेवी से भी दोबारा मुलाकात की, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, उसको दोबारा देखा तो वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और कनेक्टिविटी बच्चों की और चीज़ों की बनाते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक शख्स जो बड़ा बेहतरीन काम कर गया, अगेन हमने उसको बड़ी सरफेस लेवल पे उठाया, दैट वाज ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम्स। बेंजामिन ब्लूम्स ने 3 डोमेन्स बताई थी कि अगर बच्चों को डेवलप करना है तो कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इमोशनल अफेक्टिव डोमेन, इन तीनों पे काम करना। हमने बड़ी मजबूती से कॉग्निटिव डोमेन को थामे रखा है, याद कर लो, अप्लाई कर लो, एनालाइज कर लो, इवैल्यूएट कर लो और तुम क्रिटिक भी कर लोगे। सॉरी, ये जो 2 डोमेन्स थी जिसमें उसने रैशनलाइज करना था, जिसमें उसने रियलाइज करना था, जिसमें उसने इंटरनलाइज करना था और फिर जाके नेचुरलाइजेशन कंप्लीट हो, इन दोनों डोमेन्स को हमने खुदाफिज किया। इंटरेस्टिंगली इन 2 डोमेन्स पे 2 इदारों ने बड़ा कमाल का काम कर रखा है। जब बेंजामिन ब्लूम से दोबारा मुलाकात की तो पता चला कि मदरसा वर्क्स वेरी नीटली ऑन इफेक्टिव डोमेन। Madrasa works very neatly and very nicely and very deeply on affective domain. आप उस सिस्टम से निकले हुए ग्रेजुएट की बात से इख्तलाफ कीजिए, आप देखें उसके जज्बात उभरते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में आंसर नहीं करता हुआ उसके जज्बात तक पहुंची है, यानी उसके अफेक्टिव डोमेन पर काम हुआ है, चाहे अच्छा हुआ है चाहे जैसा भी हुआ है, काम हुआ है। एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस आर, कोई हिंट, कोई ख्याल नहीं। हमारे स्कूल्स तो बेचारे कॉग्निटिव डोमेन को मजबूती से थामे रह गए ना। जो रेगुलर स्कूल्स हैं ना जिसमें हमारे बच्चे जा रहे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, सीखना है सीखना है सीखना है, और कैसे सीखना है, कॉग्निटिव डोमेन में सीखना है। ब्रेन का वो काम है, सारा ब्रेन का काम नहीं है, फिजिकल काम भी है, एंड दैट्स इन आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूशंस। जो फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हैं दे इंक्लूड द होल बॉडी। अब इन तीनों एनालिसिस के बाद I could see मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डेवी और बेंजामिन ब्लूम्स को रखती हूँ इकट्ठा और एक पेडागॉजी डिज़ाइन करती हूँ। हाउ
and where are the moments within elementary education, within basic education, जहाँ पर बच्चा अपने मुकम्मल जज्बात और ब्रेन एंड बॉडी के साथ शामिल हो. So what will be those activities? What will be those instructional designs? जिसमें कंटेंट कुछ भी हो, एक्टिविटी ऐसी हो, तरीक ऐसा हो, तालीम अमन बतरीके अमन हो रही हो, तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं? एंड देयर इज अ लॉट वी कैन डू. तो फिर जो आखिरी हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है मेरी किताब का भी और मेरे पूरे इस रिसर्च का भी, वो एक के बाद एक स्ट्रैटेजी देता है विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग टॉट. कि अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं या अगर आप सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, ये मेरी बहुत प्यारी सी स्टूडेंट है जी एस्टर, जिसने अभी हमें ज्वाइन किया है. थैंक यू एस्टर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. और साथ प्लीज़ अपना नाम याद करा दो. मैं प्रोफेसर सॉरी कनीज रजा. यस, थैंक यू. देखा, एस्टर का नाम मैं नहीं भूलती हूँ, नहीं तुम्हारा भूल जाती हूँ. आई एम वेरी सॉरी. अच्छा जी, हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं एमफिल के, जो इस वक्त मेरे साथ अभी क्वालिटेटिव रिसर्च का कोर्स ख़त्म करके थे, तो वेलकम. तो फिर हमने 2-3 चीज़ों में इसको रखा है. क्लासरूम के अंदर जब बच्चा स्पेसिफिक आवर्स में आपके पास मौजूद है, तो अगर वो पिछले 30 से 40 मिनट एक कुर्सी पे बैठा रहा है या एक डेस्क पे बैठा रहा है, तो इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती. और अगर हम भी पिछले 1 घंटे से एक कुर्सी पे बैठे रहे हैं, तो हमारे साथ भी इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती. इसके बाद हमारी सिर्फ रिसेप्शन ऑन रहती है. द एक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन इज नो मोर देयर. द पैसिव पार्ट ऑफ ब्रेन इज जस्ट रिसीविंग माई वॉइस. वो टीचर की भी ऐसे ही सुन रहा होता है. तो क्या करना है, विद इन दोज 40 मिनट्स उस बच्चे को बिठाए नहीं रखना है, लेकिन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी क्या करनी है जिसमें उसकी ब्रेन एंड बॉडी शामिल हो जाए. एंड यू मे हियर लाफ्टर इन द क्लास विच इज़ प्रोहिबिटेड राइट नाउ. क्योंकि जैसे ही 2 बच्चे आपस में हंसते हैं, टीचर कहती है कि इससे बड़ा तो कोई गलत काम क्लास में हो नहीं सकता. तुम दोनों क्या कर रहे थे और क्यों हंस रहे थे? तो ये वो पेडागॉजी है जो इसके बिल्कुल रिवर्स है. वो कहती है, ये पेडागॉजी ये कहती है, जो पीस पेडागॉजी है, कि नो मोर देन 15 मिनट्स, रादर लेस, शुड बी साइलेंट. नो मोर देन 15 मिनट्स, रादर लेस, शुड बी सिटिंग इन वन पोस्चर. तो हर 15-1 मिनट के बाद you should be, you means the adult in the classroom, because they are 3 to 13 years of age and you are the adult in the classroom. आपने कॉन्शियसली ये करना है कि ओ बच्चे पैसे होते जा रहे हैं और मेरी बात पे हामी भरते जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ है. क्योंकि बच्चा तो हामी नहीं भरता बड़े आराम से. इसका मतलब है कि अफेक्टिव डोमेन्स हो गई. ना क्वेश्चन आ रहा है, ना लाफ्टर आ रहा है, ना क्रिटिक आ रही है. तो ये तो क्लासरूम के अंदर करना है. दूसरा जो बहुत बड़ा सेक्शन है वो है स्कूल की साइको सोशल एनवायरनमेंट. बच्चा जब दाखिल हो स्कूल में, तो वहाँ मौजूद एडल्ट्स आपस में कैसे हैं, वहाँ के दरो दीवार पे क्या है, और वहाँ सब्जा है या नहीं. एंड वन न्यू थिंग दैट आई थिंक दैट इज़ न्यू, क्योंकि मुझे लिटरेचर में और कहीं नहीं मिली, जो मैंने अभी बहुत ज़ोरों शोर से फेडरल गवर्नमेंट को भी कहना शुरू किया हुआ है, दैट इज़ अ फाउंटेन इन द स्कूल. और एनी सच सेटअप जिसमें पानी चलने की आवाज़ आनी चाहिए, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ पीस.
जब एक बच्चा एग्रेसिव हुआ है, जब एक बच्चा तंग कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं? पनिश। यानी कि हम जल्दी पे तेल का काम करते हैं। उस बच्चे को हम बहुत लाड करते हैं जिसको उसने मारा था, इसके साथ बहुत सिंपैथाइज करते हैं, उसके साथ एम्पैथाइज नहीं करते जिसने मारा, उसके साथ हम कुछ भी नहीं करते एक्चुअली, और उसको हम छोड़ देते हैं कि तुम अपने यहाँ ये एग्रेशन लेके निकलो इस क्लासरूम से, और इस एग्रेशन को बिल्ड होने दो, और मैं इस एग्रेशन को रोक रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से, विच इज़ इवन मोर एग्रेसिव। और फिर मैंने एक फोरम पे किसी को कहते सुना कि हमने फिजिकल पनिशमेंट बंद कर दी है अब, और हमने टीचर को कहा है कि अगर आज के बाद फिजिकल पनिशमेंट दी तो तुम्हें सजा होगी। मैं कहा एक्सक्यूज मी, आपने भी वही किया है जो टीचर बच्चों के साथ कर रहा है। अगर तुमने फिजिकल पनिशमेंट दी तुम्हें सजा होगी। हम जजा और सजा से बाहर ही नहीं आ रहे ना। अफेक्टिव डोमेन तो इन दोनों के दरमियान में खड़ी हुई होती है जिस पर काम करना है। तो फिर हमने तीसरे एक क्लासरूम लेवल, एक स्कूल लेवल की पेडागोजी बनाई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने बनाया है प्लेस बेस्ड एजुकेशन विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाके कौन कौन से हैं, उसका कल्चर क्या है, वहाँ रेगुलर एक्टिविटीज़ क्या हो रही होती है। अगर मैं बन्नू चली जाऊँ तो वहाँ रोज़ाना क्या हो रहा है, अगर मैं हैदराबाद चली जाऊँ तो वहाँ रोज़ाना क्या हो रहा है। एंड थैंक्स टू दोज ट्रेवल्स दैट आई कुड राइट समथिंग अबाउट इट। बाकी मैंने वहाँ पे ओपन एंडेड चीज़ें छोड़ी हैं, इवन बुक में भी, कि आप ज़रा अपने शहर में ढूंढिएगा, अपने गांव में ढूंढिएगा, अपने कस्बे में ढूंढिएगा, बाहर क्या हो रहा है जिससे बच्चे को जोड़ना है। तो विद इन क्लासरूम, विद इन स्कूल, एंड देन बियॉन्ड स्कूल प्लेस बेस्ड एजुकेशन। आप पढ़ाइए अपना वही एनवायरनमेंट का चैप्टर जो आपने पढ़ाना है, लेकिन अगर वो बच्चा साहिली इलाके में है तो फिर उसको साहिल से तो जोड़िए। अगर वो बच्चा पहाड़ी इलाके में है तो उसको पहाड़ से जोड़िए। एंड द लास्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड व्हाइल राइटिंग दिस एंड व्हाइल वर्किंग ऑन दिस, और मैं पहले भी कहती थी, अब मेरा यकीन ज़रा ज़्यादा पुख्ता हो गया, कि हम सब चलते फिरते पौधे हैं। हम सब चलते फिरते पौधे हैं। एवोल्यूशन में हुआ ये कि हमें पाँव लग गए, लेकिन अभी भी जब हम अपनी ज़मीन पे नंगे पाँव होते हैं, इससे ज़्यादा पीसफुल एलिमेंट नहीं। तो फिर बच्चों के लिए भी हमने जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं उसमें पानी है, मट्टी है, ग्रीन एलिमेंट है, और बहुत सारी जगहों पे हाथ और पाँव पे बगैर ग्लव्स, बगैर जूतों के भी उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाए दैट दे रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड्स। थैंक यू। अच्छा, सवाल और जवाब का जो सेशन होगा वो आप हाथ खड़ा करेंगे और बारी बारी हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा ना हो, और क्रॉस टॉक जो है वो ना प्लीज़ कीजिए, उसको बिल्कुल मुकालमे की शक्ल ना दी जाए। प्लीज़ आप अपना नाम भी बताइए। आप जी साहिब, एक बार प्लीज डॉक्टर उमर, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी इम्प्रेसिव टॉक। अच्छा, बेसिकली दिस इज अ मल्टी लेयर यस। इशू, और आपने इशारा किया सोशल कल्चरल वायलेंस एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। We cannot do much about structural violence, but with regard to social cultural violence, और जब हम बात करते हैं कि स्कूल का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, कुछ करिकुला उसका जो है स्पेशल डिज़ाइन करें और वो प्रोवाइड करें, बट a child spends few hours in that environment. After that, वो जब
बाहर आता है उस इन्वायरमेंट से, उस कल्चर में आता है। और मैं बात करूँगा घर की, जब घर में आता है तो वहाँ भी उसे वायलेंस से वास्ता होता है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो घरों में वायलेंस है, पेरेंट्स वायलेंस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या जो फैमिली, दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर कोई जो है वो साथ मिलके रहते हैं, हमारे मिजाज में बेसिकली तहम्मुल ख़त्म हो गया है। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं तो उसको डायरेक्ट कहता हूँ, इनडायरेक्ट की बात नहीं है। बच्चा जो है वो उस डायरेक्ट वायलेंस से ऑब्जर्व कर रहा है, मुतासिर हो रहा है। तो आप वहाँ कर लीजिए, स्कूल में जो कुछ करना चाहें बेहतरी ले आइए, लेकिन ये जो हमारा सोशल हमारा एक नॉर्म बन चुका है। अब मैं कल उसमें फेसबुक पे देख रहा था कि यूरोप के एक ट्रेन है, ट्रेन में जो है खचाखच भरी हुई है, एक काला है, वो आता है, वो स्टेशन से वो दाखिल होता है, देखता है कि वो भरी हुई है, एंड ही स्टार्ट्स कॉफिंग, यू नो, प्रोफ्यूज। वो अब वो कुछ लेडीज़ हैं बैठी हुई हैं, वो जब देखती हैं कि वो ही इज़ अबाउट टू थ्रो, वो वहाँ से उठ के जो है वो दूर चली जाती हैं। ही सिट्स देयर और फिर ही स्टार्ट्स यू नो लाफिंग। अच्छा, वो देखते हैं कि अच्छा ओके, वो उसने अपनी ये सीट लेने के लिए हमें यहाँ से उठाया है, ये तो वो फिर तमाम उस ट्रेन में जो लोग हैं सब हंसना शुरू करते हैं, देन एंजॉयिंग कि भाई इतने जो है कुछ उसके साथ किया। हमारे यहाँ आपको ये रवैया नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा शख्स करेगा, बस में कोई करेगा, ट्रेन में करेगा, तमाम मिलके उसको पीटना शुरू करेंगे। तो हमारे जो ये रवैये हैं, माशरे के जो रवैये हैं, आप स्कूल में कुछ भी कर लीजिए, स्कूल को जन्नत का एक कोना बना दीजिए, जब तक हम अपने रवैयों में चेंज नहीं लाएंगे, बच्चे को हम, मेरा नहीं ख्याल कि उसको मुझे पहला सवाल हमेशा ऐसा ही या इसी किस्म का होता है। तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ और कहती हूँ और आपसे भी कहती हूँ कि मैंने कतन ना तो कहीं ये सोचा है, ना मैंने ये क्लेम किया है कि मैं मुआशरा बदलूँ। मुआशरा जो इस वक्त तरतीब पा चुका है वो हम एडल्ट्स हैं, और हम एडल्ट्स इन तमाम रवैयों में बड़े हो गए। तो पहला हिस्सा मेरे जवाब का ये है कि एजुकेशन ने काम ये करना था कि अगर बाहर बहुत गंदगी है, फर्ज कीजिए उसी स्ट्रीट में बहुत गंदगी है, तो एजुकेशन ने काम ये करना था कि बच्चे को सफाई सिखा दी जाए। स्कूल के लोगों ने जाके सफाई करनी नहीं है, गली साफ नहीं करनी, बच्चे को सफाई सिखा दे, बच्चा विल बी द चेंज एजेंट। इसी मेटाफर को लेके आते हैं पीस बिल्डिंग। ना तो स्कूल पेरेंट्स को ठीक कर सकता है, ना स्कूल सोशल स्ट्रक्चरल वायलेंस को बदल सकता है, ना मैं एज एन एजुकेशनिस्ट उसको मशवरा दे सकती हूँ। हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर हो सकता है सोशियोलॉजी का स्कॉलर हो, तो वो बिल्कुल उन चीज़ों पे काम करे। मेरा काम बनता ही ये है कि मैं एजुकेशन के अंदर क्या तब्दीली लाऊंगी कि एजुकेशन अपने रियल गोल्स को अचीव करना शुरू करे। एंड द रियल गोल्स वर जो आपकी तमाम तर रिफाइन होने और रिवाइज होने वाली पॉलिसी के बावजूद लिख रखा है, टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इस गोल को अभी तक शुक्र है हमने भी रिमूव नहीं किया, बाकी हमने काफ़ी सारे रिमूव करके उनकी जगह अपनी मर्जी के गोल। द पॉइंट इज कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं आती हूँ वो कहता है कि कुछ चीज़ें गिवन हैं, इन गिवन चीज़ों को अगर तो आप ऑल्टर कर सकते हैं तो इन पे काम कीजिए, और अगर इन गिवन चीज़ों को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं तो आप वो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए जिस पे काम मुमकिन है। 3 to 13 years of age बच्चा, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि जब कोविड आया तो हमें पता चला कि स्कूल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उससे पहले तक हम सारे इस बिलीफ पे खड़े थे, सर
बच्चा घर से सीख रहा है, बच्चा घर के एनवायरनमेंट में ही है। जब कोविड के 3, 4, 6 महीने और कुछ इलाकों में ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं गए तो पता चला कि स्कूल एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा था उस वॉयलेंट या मैं कहती हूँ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से। बच्चा थोड़ी देर के लिए एक ऐसे कैप्सूल में जाता है जिसमें वो इनहेल और एक्सहेल करता है, नॉट ऑल दैट पोल्यूशन बट समथिंग विच इज़ डिज़ाइंड फॉर देम टू रिफाइन। तो मैं एग्जैक्टली अभी भी इसी बिलीफ पे काम कर रही हूँ कि अगर अपने 24 घंटे में से 6 घंटे ये बच्चा मेरे पास है इन एनी एजुकेशनल एनवायरनमेंट, तो मैं इन 6 घंटों पे क्या काम करूँ कि वो बच्चा अपने साथ कैरी करे। और क्योंकि हम अफेक्टिव डोमेन पे काम नहीं कर रहे थे, बच्चे को कैरी करने में बड़ा मुश्किल। बच्चे का ख्याल था ये सिर्फ एक लेसन है एंड डन। व्हेन यू वर्क ऑन देयर अफेक्टिव डोमेन तो वो घर वालों को भी बार बार बता रहा होता है कि हाथ धोने चाहिए वरना ये हो जाएगा, और आप ऊंचा मत बोला करें वरना ये हो जाएगा। तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं उस बड़े वाले जो सोशल स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट है ना, वो मेरा डोमेन भी नहीं है और मैंने चूज भी नहीं किया, मैंने इसको चूज किया। बट थैंक यू। मैंने सुना बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे लिए तो ये चीज़ें जो है ना साइकोलॉजी भी आपने डाली हुई है, और ये सारी जॉब्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। मेरे छोटे से 2 सवाल। जी जी। एक तो ये कि आपने ये बहुत सारी एग्जांपल्स दी ये वायलेंस की, डायरेक्ट सोशल वायलेंस। तो एक तो मेरा ये सवाल है कि हमारे माशरे में जो है ऑनर किलिंग तकरीबन हमारे मुल्क में हर सूबे में ही है, कोई उससे बचा हुआ नहीं है। तो इसको हम किस खाने में डालेंगे? डायरेक्ट सोशल वायलेंस पे डाल सकते हैं? जी। तो ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको पीस के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में पता चले। और चूँकि वायलेंस को तो मैं समझती हूँ कि कोई भी सिविलाइज्ड इंसान जो है वो उसको सही नहीं कह सकता। तो हम ये समझते हैं कि जो करिकुलम अगर बनेगा तो ये हम किस तरीके से इसको ओरिएंटेशन देंगे ताकि हमारे बच्चों में वो बकौल आपके इन्फ्यूज़ हो जाए ये चीज़ कि वायलेंस जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ गॉड जैसे आपने कहा। तो ये 2 बार। ठीक है, पहला सवाल क्या था? मैम जो सोशल डायरेक्ट है उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द सोशल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। वो किसी भी जेंडर के लिए, नॉट जस्ट 1, 2, 3, 4 और 5, किसी भी जेंडर के लिए वो डायरेक्ट सोशल एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान में वो एक एडवर्स एक्सपीरियंस इसलिए बन जाता है अगेन क्योंकि उसमें पावर और पोजीशन बहुत गलत या बहुत इनइक्वालिटी से डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब जब मैं ये कर रही थी और जब मैं इनका एनालिसिस कर रही थी तो मैं देख रही थी व्हाट हैपन्स विद द बॉयज, व्हाट हैपन्स विद द मैन। बाकी 3-4 जेंडर्स को मैं एक खाने में रखी, इनको थोड़ी देर के लिए लग रही। What happens with the boys or men in a society where patriarchy, where gender imbalance is so much deep rooted कि वो बचपन से लेके सीखे चला जा रहा है, चाहे उसके नेचुरल डीएनए में भी ये था या नहीं था, वो सीखे चला जा रहा है कि तुमने गुस्सा करना है, तुमने एग्रेसिव होना है। और अगर तुम एग्रेसिव नहीं होते हो तो यू आर नॉट अ मेल, तुम में लड़कों वाली बात ही कोई नहीं है। सो दैट्स एन एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो उसको मिल रहा है।
इंटरेस्टिंगली बात कहीं और निकल जाएगी। अगर मैं मर्दाना हरकतें करती हूँ, एक लड़की मर्दाना हरकतें करती है तो कहते हैं बोल्ड है। अगर एक लड़का फीमेल एक्ट करता है या कोई भी ऐसी बात करता है जिसको आपने फीमेल तसव्वुर कर रखा है तो वो बोल्ड नहीं है। हालांकि वो भी तो बोल्ड है ना कि वो आप सबसे हटके कुछ कर रहा है। मैं भी बोल्ड हूँ कि मैं बाकी खवातीन से हटके कुछ कर रही हूँ, उसके केस में वो बोल्ड नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट वन जेंडर बट इट्स अ सोशल एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल जेंडर्स जो ऐसा मुआशरा है उसके डेफिनेटली। और अब फिर दूसरा सवाल आई शुड हैव नोटेड, आई एम सॉरी। करिकुलम में क्या है? अच्छा, करिकुलम का लफ्ज़ पाकिस्तान में रिडक्शनिज्म का शिकार है। हमने कहा कि हम पब्लिक प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट सब इदारों को एक जैसा करेंगे। तो भाई एक जैसा करो ना, एक जैसी किताब लेंगे ये तो नहीं था। As soon as we hear curriculum, we perceive textbook, जबकि curriculum is not textbook। करिकुलम के जब 1960s 70s में एलिमेंट्स दिए गए, 4 दिए गए, और जब टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ आया तो 5 एलिमेंट्स हो गए। तो फिर 5वें एलिमेंट पे काम करते हैं, वो तो हम करते नहीं, हम तो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पे काम करते हैं। तो जब मैंने ये जुमला 2-3 दफ़ा शीशे के सामने खड़े होके बोला, मैंने कहा शायद यही तो तुम्हारे लिए विनिंग पॉइंट है कि वो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे काम करते हैं, तुम काम करो करिकुलम पे। तो कंटेंट में कुछ भी लिख रखा वो पोलिटिसाइज्ड है, वो पोलिटिसाइज्ड खुदा जाने कब तक रहेगा। टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एंड डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग ऐसी की जाए कि बच्चा भी यहाँ से पढ़ के उसको एनालाइज करना शुरू कर दे कि नहीं एक मिनट, यहाँ जो चर्च के बारे में लिखा हुआ है, मैं तो अभी पिछले हफ्ते विजिट करके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी तो पेडागॉजी में था कि हम चर्च जाएंगे। मेरी पेडागॉजी में सिर्फ ये किताब नहीं थी। जब मैं पेडागॉजी बदल दूंगी ना तो द चाइल्ड विल बी एबल टू एनालाइज द कंटेंट क्रिटिकली। मैम मेरा सवाल ये है कि आप बात कर रही है वायलेंस को किसी तरीके से कैमरा अपनी तरफ की नहीं ठीक है करो ना। अच्छा। वो ये है बोलो कि मेरा। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो बात कर रही हैं कि हम किसी तरीके से वायलेंस को हटाने की कोशिश करें, कम करें, लेकिन हम अगर स्टेट लेवल पे देखें तो एक तरफ से वो स्पोर्टी स्टेट की वजह से हमें मतलब एक इम्प्रेशन डाली जाती है, हम किसी न किसी के मुखालफत करते हैं और वो हमारे दुश्मन। और सेम इसी तरीके से जो रिलीजियस एक माहौल है हमारे यहाँ, तो उसमें भी जज़ा और जो है ना सज़ा वाला कंसेप्ट है, और जो हमारा एक मजमूई जो है ना वो है। तो इस सारे सूरत हाल को देखते हुए टेक्स्ट बुक में भी सारा कुछ यही है, मतलब हिंदुस्तान दुश्मनी है, तो मज़हब के मामले में भी ये है। तो सिर्फ मतलब आप कह रही हैं कि हम जो है ना वो अपने रवैयों की वजह से तब्दीली लेके आएंगे, हमारे जो जो हमारे टीचर्स हैं या स्कूल का जो माहौल है। तो आया ये माहौल और टीचर्स का रवैया कैसे तब्दील होगा अगर हमारा कंटेंट वही सेम रहना है? सबसे पहले तो मैं 2 बातें कहूँगी कि अपने जुमले में से सिर्फ निकालो, सिर्फ रवैयों की तब्दीली, रवैयों की तब्दीली, सिर्फ नहीं। ठीक है, ठीक है, रवैया बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ी चीज़ों को कहते हैं हम, सिर्फ टीचर के हैं। हमने कहा साइको सोशल एनवायरनमेंट विद इन क्लासरूम, विद इन स्कूल एंड देन बियॉन्ड स्कूल। ठीक है, अब साइकोलॉजी के टर्म्स में वी ऑल नो वी हैव 5 सेंसेस। जब मैं सिर्फ कंटेंट बेस्ड हो जाती हूँ तो मेरी आंखें या मेरे कान इस्तेमाल होंगे, या मैं पढ़ूंगी या मैं सुनूंगी, राइट। और बाकी की सारी सेंसेस मैं बच्चे को कहती हूँ स्विच ऑफ करके बैठ जाओ। व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट जस्ट रवैये, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रोवाइडिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसमें जब मैं कहती हूँ बॉडी एंड ब्रेन, तो मैं उसके तमाम सेंसेस को यूज़ करते हुए पीस बिल्डिंग कर रही हूँ। मैं वायलेंस ख़त्म कर दूँगी ये शायद हो पाए, मैं पीस बिल्डिंग कर दूँगी बच्चे के अंदर कि जिस दिन कोई प्रियंका कुमार को मारने या जलाने लगेगा ना, वो
वो बच्चा शामिल ना हो। समझ रहे हो? वो जो स्टेट का वायलेंस है, जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा जब ऐसी जनरेशन में बच्चे ज़्यादा होते जाएंगे। एक तो हमने पैदा भी बहुत ज़्यादा कर लिया और हम बात नहीं आ रही, है ना? तो हमारा काम बढ़े चला जा रहा है कि यार इतने बच्चे जी रहे। अच्छा, मेरा ये सवाल है, क्या कह रही है वो शामिल ना हो violence शामिल करने में, जी, लेकिन उसके हवाले से बोले भी तो सही ना। हाँ ठीक है। लाइक हम में से बहुत से लोग देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करेंगे क्लोज सेटिंग में, जहाँ उन्हें लगता है दे हैव पावर, फिर कहते हैं नहीं मैं बड़े लेवल पे नहीं बोलूँगा जहाँ पे कोई भी किसी भी लेवल का जो है ना इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ हमें लाने की ज़रूरत है। ये जो कैसे हाँ, आएगी? ये जो दो लड़कियां अभी आके बैठी हैं जिन्होंने मेरे साथ एमफिल में अभी स्टडी किया है, इनके ग्रुप के साथ मैंने पहली दफ़ा एक चीज़ की, और वो वैसे मैं स्कूल टीचर्स के साथ भी करी। चेंज के प्रोसेस को हम थोड़ी देर के लिए सोशियोलॉजी से फॉलो करते हैं, अवेयरनेस, एक्टिविज्म, एडवोकेसी, राइट? तो अवेयरनेस इस वक्त सोशल मीडिया के दौर में फैलाना कोई ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल। इन सबको मैंने कहा अपने कोर्स के शुरू में कि 1 मिनट वीडियो बनानी है। ये जो 1 मिनट वीडियो का टूल मैंने LA के 1 मिनट अकेडमी से सीखा। इस वक्त अगर आपने वोकल होना है अगेंस्ट एनीथिंग, पैट्रियार्की पे बोलना है, आपने सोशल स्ट्रक्चरल वायलेंस पे बोलना है, आपने किसी वाक़े को कंडेम करना है, यू हैव अ टूल। तो हम अपनी पेडागोजिकल डिज़ाइन में बाकायदा पोस्टर्स, पिक्चर्स एंड विजुअल्स उस पेडागोजी में रखा है कि बच्चा नॉन वायलेंट एक्सप्रेशन सीखेगा टू क्रिटिक व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। यानी कि जब वो एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, हम अक्सर उससे जो वो ड्राइंग करवाते हैं वो एक ऐसे वाला हट और उसके साथ दरख्त और सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ड्राइंग हो जो बच्चे की उस पीस के कॉन्सेप्ट का एक्सप्रेशन हो। रिफ्लेक्टिव राइटिंग है छोटी छोटी सी, पोएम्स हैं छोटी छोटी सी जो वो खुद लिखेगा। सो वंस दे लर्न हाउ टू एक्सप्रेस, अभी तक तो हम एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे ना बच्चे को, तो उसको पता ही नहीं है कि अगर मुझे ये वाक़या गलत लग रहा है तो मैंने इस पर बोलना क्या है। आप देखें जो टीनेजर बच्चे बड़े अच्छे व्लॉगर्स हैं, सम ऑफ देम वांट टू स्प्रेड वेरी पॉजिटिव मैसेज, लेकिन 2 या 3 जुमलों से आगे दे स्टार्ट रिपीटिंग क्योंकि हमने उनका एक्सप्रेशन डेवलप नहीं किया। सो मुझे ये लगता है कि इस पेडागोजी में दे लर्न हाउ टू एक्सप्रेस एंड दे लर्न हाउ टू क्रिटिक। जब मैं इन दोनों जुमलों को जोड़ती हूँ तो दे विल बी एबल टू कंडेम एनी सच। कौन है सर? मेरा नाम मधुबा है। मेरे आपसे 2 सवाल है। एक तो ये है जो पहले भी बता चुकी हैं कि हमारा पैट्रियार्की सिस्टम भी ऐसे काम कर रहा है। मेरी बेटी है 12 साल की, 1 साल से वो स्कूल छोड़ के बैठी है। फोरम में इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसको कोई टॉर्चर नहीं करता था, बस उसने एक बात पकड़ ली, फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था, लड़कों की टीम बनी, लड़कियों की टीम बनी। वो खुद बेसिकली बहुत अच्छी फुटबॉलर है, तो उसने इसी लालच में स्कूल में दाखिला लिया था। अब वो टीचर प्रिंसिपल मुझे कह रही चलें आप फीस देती दिन चलें, कोई बात नहीं, बच्ची को मना लेंगे। अब मैं उन्हें बता दी कि बच्ची नहीं मानेगी, क्योंकि अगर 13 साल की एज में माँ ने तरबियत करनी है तो वो माँ कर चुकी है। अब सोसाइटी में सेटअप ऐसा है, कहाँ कहाँ हमें सर्वाइव करना है। आगे स्टेट के जितने भी इदारे हैं वो सब उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिसमें लड़कियों के लिए सांस लेना मुश्किल होता जाता है। सारा नसाब, सारे इंस्टीट्यूशन, पुलिस का महकमा, कानून के इदारे, सबके सब कहाँ जाए, कहाँ देखें, यही कुछ हुआ है। सोशल मीडिया से चेंज आ रहा है, लेकिन जब तक सिविल सोसाइटी एक नहीं होगी तब तक फ्रूटफुल नहीं। थैंक यू टोटली है जी हाँ, मुझे इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे ये एक कमेंट है जो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप बोलिए। अपने गुफ्तगू के दरमियान मदरसे की बात जी जी की जी और अपनी स्पीच का जो वाइंड अप है वो पानी, मिट्टी और हवा ग्लास पे वो किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे
छोटे बच्चे मिट्टी में खेलने बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों की तरफ स्कूलिंग या हम वो मदरसा वो लिबरेटर्स का उनकी जो ये चीज़ें हैं उन पर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? कि इसका मतलब है कि वो बेहतर बच्चे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर जीसस ने भी यही कहा था, बुद्धा ने भी यही कहा था, सबने यही कहा था, ठीक है। और मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला कि मैंने इस जर्नी के दौरान स्पेसिफिकली पीस बिल्डिंग मैंने मल्टीपल रिलीजन्स के टेक्स्ट को समझने के लिए उन्हीं से जाके बात की। सैन होजे स्टेट में मैं रह रही थी, सैन होजे सिटी में मैं रह रही थी, और सैन होजे सिटी में टेम्पल्स भी हैं, सैन होजे सिटी में बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी हैं, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी हैं, तो बड़ा मज़ा आता था कि जाके पूछा जाए। अब मैं वापस आती हूँ आपके सवाल पर। मदरसा जिस तरह से मेरे एनालिसिस में आया है वो यहाँ आके आया है कि अगर एक रेगुलर स्कूल सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे काम कर रहा है और कोई आके मेरे बच्चे को कहे, मेरे रेगुलर स्कूल से पढ़े हुए बच्चे को कहे कि बेटा आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में झूठ पढ़ाया गया है, तो वो मान लेता है। आगे से लड़ता तो नहीं है, नहीं लड़ता ना। जब 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 परवेज बुद्धोई ने कहा, जब जब नैयर साहब ने कहा, जब जब मैंने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान स्टडीज़ में झूठ पढ़ाया गया है, कोई बच्चा आगे से नहीं लड़ा सर। लेकिन जब मैंने किसी मदरसे के बच्चे को कहा कि तुम्हें झूठ पढ़ाया गया है, तो क्या होगा? वो लड़ पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, मेरा एनालिसिस सिर्फ यहाँ से बैकवर्ड चला कि व्हाट डू दे डू विद द चाइल्ड दैट दे आर अफेक्टिवली, यानी अपने इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चा इस करिकुलम से कॉग्निशन से तो जुड़ा हुआ है, इमोशन से नहीं जुड़ा हुआ, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर मी कि अच्छा ये जगह खाली है, यहाँ काम करेंगे। और हम मदरसे वाला काम नहीं करेंगे कि तुम इस टेक्स्ट पे फिक्स हो जाओ और कोई इसके खिलाफ बोले तो छोड़ना मत, ये नहीं करेंगे। हम इस अफेक्टिव डोमेन को जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, हम इसको क्रिटिकल पेडागोजी के लिए यूज़ करें फ्रॉम 3 to 30, कि उसको तरीका आ जाए कि जब भी मेरे सामने कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, जब भी मेरे सामने कोई नॉलेज कह के मेरे सामने कुछ पेश करता है, तो भी मुझे उस पर रीथिंक करना होता है, तो भी मुझे उस पर क्वेश्चन बिल्ड करना है। और वो जो मिट्टी, हवा, पानी, ये तमाम एलिमेंट्स और इनके साथ नेचर के साथ जुड़ना बेसिकली, दैट इज़ देयर सिंस एवर। हमारा मज़हब बहुत देर से वजूद में आता है, हमसे पहले के मज़ाहिब ज़्यादा कुर्बत से जुड़े हुए हैं। मैडम मैं आपसे जी सर। 2 हैं सवाल। जी एक तो ये याद मैं आपको याद करूँ, जब कोई दो कहते हैं मुझे लगता है मैं पहला भूल गई। वायलेंस जो है, जी अब सर। आपने तो वायलेंस को किसी को थप्पड़ मारने के हवाले से लिया, नहीं वो तो डायरेक्ट है, वो तो डायरेक्ट जंग के हवाले से हाँ, वो लिया, direct- कल्चरल वायलेंस को आपने ले नीचे लिया, आता है, ये नीचे सारा का आता सारा सिलसिला आपने जी। कर लिया। स्ट्रक्चरल वायलेंस की आपने बात की। वायलेंस की एक शक्ल है सेक्सुअल वायलेंस, जी, जब किसी बच्चे के साथ जिस्मानी जाति जिस्मानी ज्यादती होती है, ठीक। तो उसके आपने चूँकि साइकोलॉजी के जी। हवाले से भी बात की, जी। उसकी जो साइकी पे उसके जो असरात हैं, जी उनको भी कहीं एड्रेस करने की बात आपके इस करिकुलम के अंदर मौजूद है। एक दूसरा सवाल ये कि जब आप अमन की बात करते हैं, नॉन वायलेंट होने की बच्चे की बात करते हैं, तो क्या हम उसको डिफेंसलेस नहीं कर रहे कि जब उस पर वायलेंस हो रही है और हमने उसको इतना टेम कर दिया कि वो अब वायलेंस के जवाब में भी अपने आप को दिफा करने के लिए, क्योंकि वायलेंस के जवाब में जब तक आप वायलेंट नहीं होते आप अपना दिफा नहीं कर सकते। तो यहाँ की बात वायलेंस अगेंस्ट ओके जी। मैं या कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जो एक ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहाँ पर उस पर वायलेंस हो रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले ये तज्जिया करना चाहूँगी
हमने बच्चे की जिस्मानी तशद्दुद से बात शुरू की, वहीं से शुरू कर लेते हैं। हमारी फिलॉसफी ये बिल्ड हो गई है कि बच्चा इज़ अ माइनर, बच्चा कुड नॉट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, सो whoever wanted to impose the power in any form, sexual or physical abuse, उसने कर लिया। अगर ये बच्चा ना होता, अगर ये उसी के जितना तगड़ा आदमी होता सामने, राइट, तो उसको बड़े ही हीले करने पड़ने थे इसको काबू करने के लिए, ऐसे है। अब ये जो तगड़ा आदमी है और आप भी एक तगड़े आदमी हैं और ये आमने सामने हो जाते हैं और आप कहते हैं कि इस वाले को तुमने पीस बिल्डिंग कर दी है और उस वाले के पास वॉयलेंस है। हम जब पीस बिल्डिंग करते हैं तो हम ये नहीं करते कि शेर आ जाए तो उसको कहना मुझे खा लो। हम ये नहीं करते कि कोई तुम पे पिस्तौल थान ले तो तुम कहना कि लो गोली मार दो। when we groom children or teenager or a girl, let's say, तो we groom them कि non-violent escape क्या है। The very first strategy they learn is non-violent escape। इससे पहले कि सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाए या तुम एक कॉर्नर में फंस जाओ, you situate yourself to a place from where you can escape। तो हम ये तमाम स्ट्रेटजीज नंबर 1 ये सिखा। नंबर 2, हम उसको डिफेंस से नहीं रोकते, हम उसको वॉयलेंस से रोकते हैं। वॉयलेंस अगेंस्ट वॉयलेंस नहीं होगा। ये जो वॉयलेंस अगेंस्ट वॉयलेंस है ये हमारी पूरी फिलॉसफी में कहीं नहीं आता। डिफेंस अगेंस्ट वॉयलेंस होगा कि अपने आप को उस वक्त कैसे बचा सकते हो। एंड अगेन when they say what is third strategy, we again say escape। जैसे ही तुम वो हालात बना लो और वो मौका बना लो कि तुम सेफ हो गए हो, escape। क्यों? क्योंकि हम कतई ये नहीं कह रहे कि उसने तुम पे पिस्तौल थानी है, तुम उसका पिस्तौल छीनो और उसके बाद दे मार दे 4.5। ये नहीं, ये नहीं कि मैंने अपनी जान हाजिर कर दी, ये नहीं करना। डिफेंस करना है, वो चाहे तो मौसमी हालात की खराबी हो, चाहे ज़ल्ज़ला हो, तूफान हो या इंसान, उससे डिफेंस करना है, लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश आपकी नहीं। चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से दिस इज़ अ होल चैप्टर जो इस किताब में नहीं है, बट जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वाला एनालिसिस है उसमें बड़ी डिटेल्स मौजूद हैं। बिकॉज आई हैड 3 स्टोरीज who straight away shared their painful experiences of abuse in their childhood। तो उसके ना सिर्फ ये कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एक किताब है जो मैं रेफ़र कर सकती हूँ जिसको मैंने भी उस एनालिसिस में इस्तेमाल किया है, द वर्नरेबल माइंड्स, द वर्नरेबल ओके माइंड्स। और मैं अभी थोड़ी देर में इनका ऑथर आपको बता देती हूँ, हाउजर, HAUSER। हाउजर ने लिखी है। इंटरेस्टिंगली मैंने जैसे बताया कि मैं मार्च में पहुँची थी, तो मेरी आदत है मैं लाइब्रेरी में जाके सबसे पहले न्यू अराइवल के सेक्शन में जाती हूँ, जैसे ख़वातीन अक्सर बुटीक में जाती हैं। तो मैं लाइब्रेरी के न्यू अराइवल में गई तो ये किताब आई पड़ी थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन February 2024 एंड इट इज़ अ बुक रिटन बाय हाउजर, जो कि ना सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जेनेटिक्स में काम करता है। तो सर उसका एनालिसिस ना सिर्फ ये बताता है कि एक बच्चा जिसके साथ अब्यूज़ होता है उसकी आइंदा ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे, वो ये भी बताता है कि वो जनरेशन्स जिसमें मुख्तलिफ एडल्ट्स मौजूद हैं ये वाला ट्रॉमा कैरी किए हुए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा और बाय थर्ड जनरेशन ये जेनेटिक्स को कैसे इन्फॉर्म करेगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए ये था, जो क्योंकि बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं थी, वो था कि वी आर द थर्ड जनरेशन एंड सम ऑफ अस आर फोर्थ जनरेशन ऑफ ट्रॉमा कैरिंग
people who migrated and lost their loved ones. वो एक अलग तरह का ट्रॉमा है जो एक पूरी जनरेशन कैरी किए हुए थे, जिसके कोई उन फसादात में मारे गए थे या उसने मरते हुए देखे थे या उसने अपने हाथों से मारे थे। हम उस जनरेशन की थर्ड जनरेशन और उस ट्रॉमा को कभी किसी ने रिहैबिलिटेशन की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं। वी आर कैरिंग दोज विद इन आवरसेल्व्स। जी आप बोलें। एक आयरनिकली सवाल है कि क्या वायलेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, अगर हिस्ट्री की बात की जाए कि सिविलाइजेशन कैसे बिल्ड हुई, गेट टुगेदर आपको पता होगा एक ड्रम में लोग गुरुओं में होकर अपने शिकार के लिए जाते थे, शिकार करके इकट्ठे खाते थे। फिर उन्होंने जैसे ये मुहिम शुरू की और जहाँ पर देखा पानी है वहाँ पर उन्होंने सिविलाइजेशन शुरू की। अगर वायलेंस औरत के ऊपर ना होता शायद हमें ये नहीं पता होता कि औरत के हकूक़ क्या है। अगर किसी मिनॉरिटी के ऊपर वायलेंस ना होता हमें ये नहीं पता होता कि भाई कि जो मिनॉरिटीज़ वाले हैं उनके राइट्स क्या हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या वायलेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉडर्नाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन? मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर आप किताब का पहला हिस्सा पढ़ेंगे तो पहले 2 यूनिट हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लोगों के दुश्मन कैसे हुए, क्यों हुए, राइट, बिल्कुल यही बात है। लेकिन हम इसको मान के ये नहीं कह सकते कि अच्छा जैसे जैसे अब मॉडर्नाइजेशन से हम पोस्ट मॉडर्निज्म में भी जा रहे हैं तो मज़ीद वायलेंस को एक्सेप्ट कर लिया। इंसान की एवोल्यूशन ने उसको जहाँ और बहुत कुछ अदराक दिया वहाँ ये भी अदराक दिया कि बग़ैर मारे बग़ैर वायलेंस के भी तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। जब मुल्कों ने अपने दरमियान की दीवारें गिरा दी, ठीक है, जब मुल्कों ने बॉर्डर्स ओपन कर दिए तो इसका मतलब है कि उसी मॉडर्नाइजेशन से होते होते इंसान एक ऐसी नहज पे पहुंचा है जहां उसने कहा है कि 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, नहीं भी मरेंगे तो हम सब दुखी हो जाएंगे। तो अब जो मेन एजेंडा है एजुकेशन का या सोशल रिफॉर्म्स का वो है पीस, वो है हेल्थ एंड वो है एनवायरनमेंट सेफ्टी, ठीक है। एंड 4th इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जिसके पास नहीं है उसके लिए कुछ ऐसा करो कि वो भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके। ये सोच ही नहीं आनी थी अगर हम उसे झंडा पे खड़े रहते कि अच्छा हमने इनसे छीनना, तो हम उस दौर से निकले हैं। डेफिनेटली ये प्रोपोर्शन रही है बट नो मोर। कोई और सवाल? ठीक है। आप एक तो ये कि ये टाइम जो है मेरा ख्याल है ये जो मौजू है बहुत इसके लिए इस तरह का डिस्कोर्स जो है उसके सोशल स्ट्रक्चरल वायलेंस है तो एक माँ बाप मजबूर हैं छोटे बच्चे या बच्ची को किसी के घर भेज देने के और फिर वो उसके साथ जुड़ा। तो चाइल्ड लेबर सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं है, चाइल्ड लेबर सिर्फ दुकानों पे या स्ट्रीट्स पे नहीं है, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर भी उसमें शामिल है। तो वो सोशल स्ट्रक्चरल वायलेंस में एड्रेस होता है। चाइल्ड लेबर एक एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि बच्चे की बॉडी, ब्रेन, एनीथिंग इज नॉट रेडी टू टेक दैट बर्डन, साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली। इसलिए हम उसको एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कहते हैं। दूसरा सवाल मैं फिर भूल गई। माय ऑर्गेनाइजेशन क्यों? क्योंकि मैं तो मुलाजिम हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मैं मौजूद हूँ एज अफशा हुमा। ये मेरी रिसर्च है। जब मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का भी कोर्स बनाया था तो मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भी मनाया था कि ऑफर करो और ये ज़रूरी। तो मैं अपनी रिसर्च में फुल ब्राइट पोस्ट डॉक रिसर्च में ये लेके आई हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को मनाऊंगी कि पीस बिल्डिंग टीचर एजुकेशन में ले आओ। अभी आते ही जो अच्छी बात हमेशा मेरी यूनिवर्सिटी में एक साथ करती है, आई विल एक्नॉलेज दैट, वो मुझे सीड मनी प्रोवाइड करते हैं टू पायलट टेस्ट
whatever I have designed. So they have given me funding for 1 year, जिसमें मैंने फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को बाकायदा लिखा. They appreciated, they acknowledged it, and they gave me 20 schools to pilot. तो इस वक्त मेरा वो पायलट चल रहा है, जो कि मार्च में शुरू हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मार्च तक ख़त्म होगा. तो फिर हम उसके रिजल्ट्स लेके क्या कारामद रहा है, क्या कारामद नहीं रहा. जब मैंने कहा फेडरल डायरेक्टरेट के स्कूल्स, तो उसकी मैपिंग हमने ऐसे की है कि देयर आर डिफरेंट जोन्स ऑफ फेडरल डायरेक्टरेट. एक है जो बिल्कुल जाके आप बाराकों से भी आगे चले जाए, मुझे सड़क का नाम याद नहीं आ रहा, जिस पे मैं पहुंची. तो मैंने कहा कि भाई मैप मुझे कह रहा है राइट हो जाओ. राइट पे ना एक कच्ची पगडंडी पहाड़ी के ऊपर जा रही है. उसने कहा हाँ यही स्कूल है. राइट 17 मील से आगे थोड़ा सा ना, राइट. वो जो आपकी सिमली टैंक वाली सड़क है ना, उससे हम हट जाते हैं, मतलब चढ़ते उस पर और फिर उससे उतर जाते हैं. तो हमने वो स्कूलों की जो मैपिंग की है, उसमें 3 तरह की लोकेल आइडेंटिफाई करके, जिसमें वो बच्चे आ रहे हों जो डाइवर्स पॉपुलेशन से हों, जो मुख्तलिफ तरह की कम्युनिटी से हों, उनके साथ 20 स्कूल्स के साथ इस वक्त अभी मेरा पहला पायलट. जी लास्ट क्वेश्चन है. जी आपने एडवर्स चाइल्डहुड पे बात की आपने, और आप निसाब भी बनाती हैं. अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ कि ये हम 3 साल के बच्चे को, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं फोर्स करते हैं 3 साल के बच्चे को ले लो, इस पर भी आप जो प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें कि क्या ये जस्टिफाई है. जबकि यहाँ तो जस्टिफाई हो गया है क्योंकि ये मनी मेकिंग प्रोजेक्ट, और वेस्ट में भी क्या, आई डोंट थिंक, इसको थोड़ा सा सम अप कर दें. दी ब्लैक होल पे सेशंस होते रहे, उसमें बार बार ये सवाल आता रहा कि व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट एज, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है. इसमें ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है. हम एक अर्बन लोकेल की अगर बात करें तो आई एम टोटली विद यू कि कोई ज़रूरत नहीं है. घर में भी पढ़े लिखे वालिदैन मौजूद हैं, और घर के एनवायरनमेंट के अंदर भी वो अर्ली ईयर्स ग्रूमिंग हो सकती है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कहते हैं. लेकिन हम ज़रा अपने इस्लामाबाद से 1.5 घंटे का सफ़र करें तो हमें पता चलता है कि इलिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है, और उन सबके बच्चे. यूनेस्को ने या दूसरे फोरम्स ने जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ डिज़ाइन किया है, तो वो मेनली इसलिए किया है कि ये बच्चे उन हाउस होल्ड्स में और उन नेबरहुड्स में हैं जहाँ किसी किस्म की पॉजिटिव लर्निंग का कोई चांस अवेलेबल नहीं, कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है. इसलिए कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी इसको ना छोड़ें, बल्कि इस पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ना तो उसकी हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ, ना उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, ना उसकी वेलबींग घर में या नेबरहुड में उस तरह कैटर होगी जैसे ECD सेंटर्स हैं, इनको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर्स. तो वहाँ उनको लाया जाए. ये जो प्राइवेट स्कूल का धंधा है, ये बड़ा धंधा है. इसमें ये बोल रही है इनके बाद सवाल बस खत्म. जी आप बताइए. एस्टर, जी मैम, थैंक यू सो मच. इतना अच्छा टॉपिक है, और आपसे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी कि बीइंग अ मेंबर ऑफ मिनॉरिटी ग्रुप, मैंने तो इस चीज़ को बहुत फेस किया है, और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि रिसेंटली जो 10th मई को हुआ, पीपल वर प्रेइंग कि खुदा का शुक्र है कि हम सब मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा सबको महफूज रखे, तो हम इंसानियत की बात नहीं करते. एक शेर फॉर यू और आपके इस मिशन के लिए, आई थिंक इट वुड बी रेलेवेंट कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर. और एक ये कि आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें. दो सिर्फ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी. एस्टर ने रिमाइंड की, इस सारे जर्नी में जो मेरे लिए सबसे पेनफुल चीज़ें होती थी और मैं
लिटरली मैं एनालिसिस करके बाद दफ़ा रात में रोती थी, कभी अपने भाई को इंग्लैंड फ़ोन करती थी, कभी अपनी दोस्त को जो अमेरिका के ही दूसरे किनारे पे थी उसको फ़ोन करती थी, और एक दो दफ़ा मैंने अपने डीन को या उनको भी मैसेज किया। उसमें दो चीज़ें, हमने चाइल्ड अब्यूज़ की बात की, एक वो चैप्टर बहुत डिस्टर्बिंग है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, कितना रिपोर्टेड है, कितना रिपोर्टेड नहीं है, घरों के अंदर जो कुछ हो रहा है बच्चे के साथ वो कितना रिपोर्टेड है, कितना रिपोर्टेड नहीं। अ पर्सन विद स्पेशल नीड, इस मुआशरे में हमने अभी तक, मैं कहती हूँ 0.01% भी एक्नॉलेज नहीं किया है कि उनको क्या चाहिए, उनकी सपोर्ट कैसे हो। एक सैन होजे की प्रोफेसर थी, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा, उन्होंने कहा दीज पीपल आर नॉट डिसेबल्ड, सोसाइटी इज डिसेबल्ड। ठीक है अफशा, ऐसे तो हम सारे डिफरेंट है ना, तो सोसाइटी में बस इतनी एबिलिटी थी कि वो मिलते जुलते लोगों को एक्सेप्ट करे, जिसके पास थोड़ी सी डिफरेंट या स्पेशल नीड है उसको इंक्लूड ही नहीं कर पा रही, ये सोसाइटी डिसेबल्ड। एंड इफ देयर इज अ पर्सन विद स्पेशल नीड एंड बिलोंग्स टू अ माइनॉरिटी, और फिर मैं इसके आगे इफ लगाती जाऊँ तो वो जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अभी मैंने सिर्फ कैटेगराइज किए हैं, जब मैं उसकी लेयर्स निकालती हूँ तो मेरे में हौसला नहीं पड़ता, मैं रुक जाती हूँ। लेकिन जब हम उसको इकट्ठा रखना शुरू करते हैं, अभी तो कैटेगराइज करके अलग किया ना, जब मैं कहती हूँ ना कि ए, सी और डी तीनों होंगे तो क्या होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत खूबसूरत आपका लेक्चर था, बड़ा इन्वॉल्विंग हमारा इंटरएक्टिव सेशन हुआ, और मैं इस बच्ची के लिए ये कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी का लफ्ज़ जो है, इससे बड़ा काला धब्बा इंसानियत के मुंह पर कोई और हो नहीं सकता। आप अपने आप को माइनॉरिटी मत समझें, आप बाकायदा बराबरी के शहरी हैं इस मुल्क के, और मुसलमानों ने कोई इंसानियत का ठेका नहीं लिया हुआ। मेरे ख्याल में इंसानियत नाम की बहुत कम चीज़ मुसलमानों में पाई जाती है, तो आप जिस कम्युनिटी से हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंसानियत है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम आपको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस फोरम पर आप आती रहेंगी, और यहाँ आपको माइनॉरिटी नहीं अपने साथ का बराबर का शहरी समझा जाएगा। और अब सदर साहिबा से गुजारिश है कि सदर की खुतबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाम बखैर। अच्छा, मैं खुद एक उस्तानी हूँ और नस्ट यूनिवर्सिटी में मैं जिस स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ वो सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन आज मुझे अचानक से सदर साहिबा बना दिया गया और मैंने बहुत पुरअमन तरीके से ये उधर कर दिया एस्केप भी करने की भागने की कोशिश नहीं की। खैर, डॉक्टर अफशा से मेरी 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं, और ये हमेशा कहती हैं कि इनका जो सब्जेक्ट है पीस पेडागोजी, वो इनकी पहली मोहब्बत है, और इनके साथ बहस और डिस्कशंस कर करके मुझे ये लगता है कि ये मेरी आखिरी मोहब्बत होगी, क्योंकि बहुत सारी मोहब्बतें तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वो मैं बताती नहीं हूँ। तो क्या डॉक्टर साहिबा की जो किताब है, मुझे ये लगता है कि वो लिखी गई तो स्कूल की करिकुलम को और उनकी ट्रेनिंग की जो भी डायरेक्शन है उसको तब्दील करने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा इस किताब की हमें भी ज़रूरत है। जैसे आपकी बुक का टाइटल है तालीम अमन बतरीके अमन, मुझे ये ऐसा लगता है कि नस्ट में, मेरे सेंटर में जहाँ पे हम यूएन पीस कीपिंग के साथ भी काम करते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे अलाइड फोर्सेस के लोग आते हैं जिनको डिप्यूट करने से पहले नस्ट में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए कि आपने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर जो है वो पीस कीपिंग कैसे करनी है। तो वहाँ पे हम तालीम अमन बतरीके जंग पढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपकी किताब को हम नस्ट में भी लॉन्च करते हैं। इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी का जिक्र कर सकती हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, वहाँ भी पीस किताब की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक करिकुलम की बात है, तो मुझे बचपन में मुझे वाक़या याद आ जाता है बार बार कि मेरी जो इस्लामियात की किताब थी, मैं एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ी, उसमें जो पहला सबक था इस्लामियात का, उसकी पहली लाइन ये होती थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे एक मुसलमान घराने में पैदा किया।
तो हम यहीं से सेग्रीगेशन करना स्टार्ट कर दिए थे। मेरे स्कूल में एक क्रिश्चियन बच्ची भी थी और उस टाइम वहाँ पे सिविक नहीं पढ़ाई जाती थी और वो हमारे साथ बैठ के इस्लामियात की किताब पढ़ाते नहीं होती, अभी भी नहीं होती। तो यहीं से हम जो है वो तफरीक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मेरी एक छोटी सी भतीजी है जो आजकल मेरे साथ आई हुई है, वो 4 साल की बच्ची है और नर्स में है। नर्स में नहीं आप नहीं है। डॉक्टर करीम बच्ची से मिली हुई है इसलिए मैंने इसलिए उस तरफ देखा। तो वो अपनी स्कूल की उस्तानी को देख के उसको ये शौक है कि वो भी मुस्तकबिल में एक उस्तानी ही बने। तो एक सब स्कूल का माहौल क्रिएट करती है अपने टॉयज़ के साथ, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ वो पिक करती है घर में वो एक डंडा लेती है। एवरी टाइम शी पिक्स अप अ स्टिक एंड कीप्स इट विद हर चेयर। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि आप हमेशा ये डंडा क्यों अपने साथ रखती हैं? तो उसने मुझे कहा कि क्योंकि मेरी टीचर की चेयर के पास हमेशा एक डंडा पड़ा होता है। तो वो जो वायलेंस का एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटी उम्र से हमारे बच्चे इर्द गिर्द के एम्बियंस से सीखना शुरू कर देते हैं और उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इस इशू के ऊपर काम किया। इसके अलावा जब मैं यूनिवर्सिटी में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर BS और MS के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जब करिकुलम डिज़ाइन करती हूँ उनके लिए, अभी मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हुए 6 महीने हुए, तो जो मैंने पुराना करिकुलम देखा, जैसे मैं पढ़ा रही थी नेशनल सिक्योरिटी एंड थ्रेट परसेप्शन, मैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रही थी, अभी मैं मीडिया एंड पॉलिटिक्स पढ़ाऊँगी। तो जब मैंने पुरानी आउटलाइंस देखी तो वो बहुत रिजिड तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता था। वो जो क्लासरूम का एक माहौल होता है कि अच्छा टीचर है, और तमाम टीचर्स ने वो मुश्ताक अहमद यूसुफी की वो कोटेशन भी याद कर रखी है कि उस्ताद के अलमाने का जो मज़ा है वो शराब की 100 बोतलों में नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत टिपिकल टीचर्स बन जाते हैं। तो करिकुलम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे मैंने बच्चों से यही कहा कि अच्छा आपने जॉर्ज ऑरवेल का नावल पढ़ा हुआ है 1984, या आपने एनिमल फॉर्म पढ़ा है, या आपने एक्सप्लोडिंग मैंगोज पढ़ी है, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो करिकुलम में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है, सबसे पहली बात है। फिर जब देखिए मैं UN पीस कीपिंग के साथ अगर काम कर रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि अच्छा हमारे पूरे सेंटर का जो कलर है वो ब्लू है। तो एक दिन मैंने बच्चों से ये पूछा कि अमन का रंग नीला ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं हो सकता? तो वो सिर्फ बच्चों ने मुझे ये कहा कि अच्छा सब्ज़ होना चाहिए क्योंकि सब्ज़ हमारे झंडे का रंग है। किसी ने कहा कि सफ़ेद होना चाहिए, किसी ने कहा कि अमन का तो कोई रंग होता ही नहीं है। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि अमन को एक कैफियत होनी चाहिए ना, उसका कोई रंग नहीं होना चाहिए। खैर हम बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलराइजेशन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर देखें जो अमन की बात है ना, और अगर हम स्कूल से या मदरसे के लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे एक अफ्रीकन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है, वैसे वो उसको Z को वो J प्रोनाउंस करते हैं, जैसे सैनोज़ी को वो J के साथ स्टार्ट होता है जोज़े, लेकिन उसको वो होज़े पढ़ते हैं, उसको वो ज़ुलू कहते हैं। तो ज़ुलू लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट है जिसको वो उबंटू कहते हैं, UBUNTA। मुझे वो बहुत पसंद है। हम अमन का कॉन्सेप्ट इस्लाम में पढ़ते हैं कि सलामती है, हम हिंदी ज़बान में पढ़ते हैं कि शांति है, हम चाइनीज़ में पढ़ते हैं कि ये उसको हे पिंग कहते हैं, और हेब्रियो में हम पढ़ते हैं कि ये शलोम है। लेकिन ये जो अफ्रीकन कॉन्सेप्ट है ना, उबंटू इस वजह से खूबसूरत है। इसका मतलब ये है कि आई एम बिकॉज वी आर। तो वो पीस थ्रू कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल है हम ये जो पीस का कॉन्सेप्ट है ना, और इसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, इसको भी अगर हम करिकुलम में ऐड कर लें तो ये बहुत अच्छा एडिशन है। इसके अलावा डॉक्टर साहबा ने बात की जॉन गार्टन की। हम जॉन गार्टन को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के अंदर, लेकिन हम उसको किस तरह से पढ़ाते हैं कि अच्छा जॉन गार्टन ही वाज फादर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। तो हम उसे ऐसे पढ़ाते हैं कि अच्छा उसने 2 कॉन्सेप्ट्स दिए, एक नेगेटिव पीस और एक पॉजिटिव पीस है। नेगेटिव पीस हम कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ वॉर है। जैसे हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं कि तल्लुकात बेशक गंभीर हैं और पेचीदा भी हैं, लेकिन अगर जंग नहीं हो रही तो ये नेगेटिव पीस है। और जहाँ पे मुकम्मल जंगबंदी होगी उसे हम पॉजिटिव पीस कहते हैं। लेकिन मुझे डॉक्टर साहिबा ने जो डेफिनेशंस उन्होंने बहुत गहराई में जाके मुतालिया किया, और जो उन्होंने डेफिनेशंस बताई कि अच्छा स्ट्रक्चरल वायलेंस है या डायरेक्ट वायलेंस है, इनडायरेक्ट है, फिर आपने उसकी मज़ीद क्लासिफिकेशंस की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये चाहूँगी कि आपकी ये जो बुक है इसको हम एज अ टेक्स्ट बुक शामिल करें। ये एक्चुअली इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन मुझे लगा कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, और मैं ये नहीं चाहती कि ये सिर्फ इंग्लिश के टीचर्स तक महदूद हो जाए,
तो आर वेरी डियर फ्रेंड सफ़ीरुल्लाह खान, उन्होंने साथ मुझे हेल्प किया इसको उर्दू में ट्रांसलेट। तो हम पहले उर्दू बुक लॉन्च कर रहे हैं, बाद में इंग्लिश। चले हम इंतज़ार करेंगे, दोनों आएंगे, ये दोनों आए और हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। इसके अलावा जहाँ पे टीचिंग टेक्निक्स की बात हो रही थी, तो जब आप जिक्र कर रही थी कि हमने बच्चों को नेचर के करीब करना, कि आप अगर वो पहाड़ी इलाके से हैं तो आप उन्हें पहाड़ दिखाएं, अगर वो साहिली इलाके से हैं तो आप उन्हें बीचेस पे लेके जाएं। ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है एशियन स्टेट्स में। मैं चाइना में रही हूँ 3 साल। इसके अलावा मेरी नेपाल की दोस्तियाँ, जब मेरी उनके साथ बात होती थी तो वहाँ पे बच्चों को स्कूल के ज़माने से नेचर के साथ कनेक्ट होना सिखाया जाता है, और वो ये फील करते हैं कि जितना वो नेचर के साथ कनेक्ट होंगे तो शायद उनकी अपनी पर्सनैलिटी में उतना पीस आए। देखिए, पीस स्टडीज़ पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनैलिटी में पीस होना ज़रूरी है। अब मेरा, जैसे मुझे यूनिवर्सिटी में ये कहा जाता है कि आपसे तो बच्चे डरते नहीं होंगे क्योंकि आप तो हंसती रहती हैं, आप बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, तो बच्चों को आप कैसे कंट्रोल करती हैं? मैं उन्हें कहती हूँ कि बच्चों को अगर आप डंडे से कंट्रोल कर सकते हैं तो आप प्यार से भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया कि बच्चों को पहले जो है वो स्कूल्स में शायद पहले वैल्यूज सिखाई जाती थी। जैसे मुझे याद है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में हम खुद सफाई करते थे, टीचर की रिस्पेक्ट भी बहुत होती थी, डर भी लगता था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे लर्निंग प्रोसेसेस और एम्बियंस हमें प्राइमरी स्कूल में दिए जाते थे जो कि अब नहीं है। अब अगर आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं तो एजुकेशन चूँकि बहुत कमर्शलाइज हो चुकी है, तो बच्चे को सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है, उसका लर्निंग प्रोसेस रुका हुआ है। अब उसको कैसे हमने चेंज करना है, उस माहौल को, करिकुलम हम डिज़ाइन कर लेंगे, हमने एम्बियंस को कैसे चेंज करना है, और हमने अपने असातिज़ा की जो शख्सियत है उसको हमने कैसे गरीबल बनाना है बच्चों के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फ्यूचर में इस पे काम करें कि टीचर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। या फिर अगर मैं स्कूल्स की एग्जांपल दूँ तो हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल्स की दीवारों पे वाले ज़रिए लिखे होते हैं कि अच्छा अपने असातिज़ा का एहतराम करना सीखें, स्कूल का माहौल साफ़ सुथरा रखें, लेकिन वो सिर्फ लिखाई की हद तक होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि उन वाले ज़रिए की बजाय अफ़ाले ज़रिए पे काम करना चाहिए कि थ्योरी हमने बच्चों को बहुत सिखा ली, अब उन्हें प्रैक्टिस सिखाने की ज़रूरत है। और मैंने खैर बहुत लंबी तकरीर लिखी हुई है और अभी हम लेट भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा आपकी किताब का, वो मुझे इफ़ेक्टिव डोमेन का कॉन्सेप्ट लगा। तो अगर हम इफ़ेक्टिव डोमेन के ऊपर मज़ीद काम कर सकें, अगर हम इसको मज़ीद एलेबरेट करें और हम इसको बहुत आम फहम ज़बान में स्कूल टीचर्स तक पहुँचाएँ और रिमोट एरियाज़ में पहुँचाएँ, जिस तरह आप जिक्र करी थी कि 12 से आगे एक ऐसा इलाका है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ा। मेरे अपने इलाके में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो अप्रोचेबल नहीं है, या जो सारा दिन वहाँ पे जो होता है वो किसी को नहीं पता था कि अच्छा हो क्या रहा है, तो उन स्कूल्स तक ये करिकुलम पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपने बात की कि पानी की झीलें बनाई जाएँ, मेरी दोस्त मेरे साथ बैठी हुई है, नर्स बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, तो मैंने अपने रेक्टर को ये कहा कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ वहाँ पे हर 2 किलोमीटर के बाद एक झील होती थी, तो झील का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं और हम पानी वेस्ट भी करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा वो जो फलां एरिया है जहाँ पे हम घुड़सवारी सिखाते हैं उसके साथ हम एक झील बना रहे हैं, तो अब हम मजाक उड़ाते हैं कि वो झील नहीं है। वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है खतरा, आगे गहरी झील है, लेकिन वहाँ पे पानी का कतरा तक नहीं है, वो आगे वहाँ पे आगे गहरे खड्डे हैं। तो मेरी दोस्त कुछ दिन पहले किसी चीज़ की वो लोकेशन पूछ रही थी किसी ब्लॉक की, तो मैंने उन्हें यही लिखा कि जहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हैं कि आगे गहरी झील है, वहीं पे वो ब्लॉक है, तो आप वहाँ चली जाए, उससे थोड़ा आगे चेक कर लो दोस्ती कैसी चल रही। सिर्फ लास्ट पॉइंट मेरा, डॉक्टर साहिबा ने बात की कि मेरे ख्याल में मैं वो टर्मिनोलॉजी भूल चुकी हूँ, लेकिन हमारी फील्ड में हम पढ़ते हैं इफ एंड कॉज का रिलेशनशिप, जिसमें हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो जो बात कर रही थी ना, उसके साथ मैं लिंक करना चाह रही हूँ कि अच्छा आपने करिकुलम तो बना लिया, अब आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसकी ज़रूरत है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इसके रिजल्ट्स ये होंगे। तो वो जो इफ एंड कॉज का रिलेशनशिप है उसको भी बहुत सादा अल्फाज में टीचर्स को, पेरेंट्स को और हमारे जैसे लोगों को जो कि इस शोबे से वाबस्ता हैं, बेशक हम टीचर ना भी हों,
लेकिन अगर हम हमारा शुमार थोड़े से पढ़े लिखे लोगों में होता है और हम सोसाइटी में एक चेंज लेके आ सकते हैं तो उनको सिखाने की ज़रूरत है। बाकी बहुत शुक्रिया। Thank you.